ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस स्वास्थ्य कार्यक्रम में हम कोरोना से संबंधित तो जानकारियां लेंगे ही हमारे डॉक्टर साहब से, लेकिन हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आज जिन डॉक्टर साहब के साथ हम बातचीत करेंगे वो एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। इसलिए बच्चों से संबंधित बीमारियों के बारे में भी आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज वो हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। जहां तक कोरोना के मामलों की बात है कि देश में कोरोना की संख्या लगातार कम हो रही है और अब ये एंडेमिक की तरफ हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत से एहतियाती उपाय हैं जो हमें अपनाने हैं। बहुत से ऐसे सुरक्षा के उपाय हैं जो हमें लगातार अपनाते रहने हैं ताकि हम अपने आप को कोरोना से बचा के रखें। कोरोना के अलावा भी अगर आप लगातार हाथ धोते रहते हैं, अगर आप मास्क पहनते हैं या फिर आप और दूसरे तरह की तमाम सावधानियां बरतते हैं, जैसा कि हमने पिछले कई प्रोग्रामों में आपसे बात की थी, तो आप अपने आप को कोरोना से बचा के रख सकते हैं। डॉक्टर हरीश पेम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हरीश, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद और सभी को नमस्कार। डॉक्टर साहब, कोरोना के मामले अब लगातार कम हो रखे हैं, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतने की जरूरत है, जो हम लगातार अपने श्रोताओं को कहते आ रहे हैं। आप एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। फिलहाल तो कोरोना की हम बात करते हैं, तो जैसे जैसे कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम उन अलग व्याधियों और अलग बीमारियों की भी बात करेंगे जो बच्चों से संबंधित हैं। डॉक्टर साहब, देखिए, कोरोना से बचने के बारे में अब तो लगभग सभी लोगों को अच्छी जानकारी है। वही सारे उपाय बच्चों को भी कोरोना से बचाने के लिए करने पड़ते हैं। भीड़ भाड़ से बचना, किसी ऐसे व्यक्ति से दूर रहना जैसे बुखार है या कोरोना की बीमारी होने का संदेह है, हाथ लगातार धोना, और जो मास्क मैंडेट सरकार की तरफ से है अभी भी है, और उन सब का पालन करना, भीड़ भाड़ की जगहों से बचना, है ना। स्कूल भी जाते हैं तो सावधानी से स्कूल भेजें। ये सारी चीजें हमें करनी ही पड़ेंगी, और स्कूल में जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं स्कूल के अध्यापकों की तरफ से, उन सबका पालन करना ये हमें करना ही चाहिए। तो विशेष तौर पर अगर हमें पता हो कि कोई व्यक्ति जैसे बुखार है और कोरोना का संदेह उसको हो सकता है, तो उनको आइसोलेशन में रखना घर में, और ऐसे व्यक्तियों को घर पे बुलाने से बचना जिनको बुखार है या जुकाम खांसी है या कोरोना की बीमारी होने का संदेह है। अभी भी कोरोना की बीमारी तो हो रही है। आज भी लगभग 2000 नए केसेस आए हैं पूरे भारतवर्ष में, और दिल्ली में भी आ ही रहे हैं। तो ये हमें उपाय सारे अभी भी अपनाने पड़ेंगे। उपाय अपनाने को अभी किसी ने मना नहीं किया है। WHO ने भी यही कहा है कि अभी भी ये कोरोना का जो पैंडेमिक है खत्म नहीं हुआ है। जी श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 23421764। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। इस बीच हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, हरियाणा के मेवात से इलाही जी। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। इलाही जी, स्वागत है आपका। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलूंगा। नमस्ते भैया। नमस्ते इलाही जी। सर, मैं सर आपसे एक सवाल यही कहता हूँ कि सर, जो लोग कोरोना से अभी ग्रस्त हैं सर, या तो सर मेरे जो आइडिया है, जो सर मेरा जो दिमाग काम कर रहा है, या तो सर उन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई ही नहीं है इसलिए उनको कोरोना हो रहा है, और जिन लोगों ने दोनों डोज ले ली हैं और थर्ड डोज का इंतजार कर रहे हैं सर, वो लोग सेफ हैं। सर, इसके लिए डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, इतने टाइम दे रहे हैं, और आकाशवाणी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतना टाइम दे रहे हैं। लेकिन लोग फिर भी अगर होशियार नहीं हो रहे हैं और फिर भी लोग मतलब बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सर उसके लिए क्या करें सर? जी डॉक्टर साहब, ये हमारे एक बहुत ही जागरूक श्रोता हैं और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि कह रहे हैं कि कोरोना शायद उन लोगों को अभी हो रहा है जिन्होंने या तो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था, जो वैक्सीनेशन था, वो पूरा नहीं लिया है। डॉक्टर साहब,
देखिए, कोरोना से बचने के जो उपाय हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी जिनके बारे में, निश्चित रूप से उनके अलावा वैक्सीनेशन से भी कोरोना से बचा जाता है। और इसी वजह से करोड़ों लोगों ने हमारे देश में वैक्सीन लगवाए हैं, 2 डोज भी लगवाए हैं, 3 डोज भी लगवाए हैं। जिस सरकार ने जिन लोगों को कहा है, जितने डोज लगवाने का है, बहुत सारे लोगों ने लगवाए हैं। ये भी सत्य है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं लगवाए। वैक्सीन कोरोना से और उसके जो दुष्प्रभाव हैं, उसके जो कॉम्प्लिकेशन है, उसकी वजह से जो अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तमाम गंभीर रूप से बीमारियां उसकी वजह से हो जाती हैं, मृत्यु भी हो जाती है, उन सब से वैक्सीन निश्चित रूप से बचाव करती है। और इलाही जी का संदेश बहुत ही स्पष्ट है। हम भी सबको यही कहना चाहेंगे कि जिन्होंने वैक्सीन की कुछ डोज लगवा ली है, कुछ नहीं लगवाई है, अपना वैक्सीनेशन शीघ्र ही पूरा करें। और जिनको भी वैक्सीन की उपलब्धता है और जो उस कैटेगरी में आते हैं 12 वर्ष से ऊपर के सभी लोग, वो जरूर से इस वैक्सीन को लगवाएं। वैक्सीन कोई सी भी लगवाएं, सभी वैक्सीन अच्छी है और सभी वैक्सीन से बचाव हो रहा है। और निश्चित रूप से वैक्सीन के द्वारा गंभीर रूप से जो बीमारी होती है उससे बचाव है। और कोरोना की वजह से जो मृत्यु हो जाती है उससे तो बहुत ज्यादा बचाव है। इसलिए हम सभी को वैक्सीन अवश्य लगानी चाहिए। किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के बाद भी हो सकता है कि कोरोना की बीमारी पॉजिटिव आ जाए, हो जाए, लेकिन वो बहुत ही माइल्ड होती है, ज्यादा गंभीर नहीं होती है। तो वैक्सीन निश्चित रूप से कोरोना की बीमारी से तो बचाती ही है। जिनको बीमारी हो भी जाए तो उनको बीमारी को गंभीरता से बचाती है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जी, हमारे अगले श्रोता हैं कुशीनगर से संगम कुमार। संगम जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार सिद्धार्थ सर और डॉक्टर जी संगम जी कहिए, क्या जानना चाहती हैं? जानना तो मेरा 2 सवाल है। और मेरा सवाल ये है कि इस समय गर्मी का प्रोटेक्ट चल रहा है और हम सब स्टूडेंट लाइफ में अभी हम लोग की जिंदगी है, तो हम लोग भी कोचिंग और क्लास दोनों जाते हैं। तो क्या हमें मास्क लगाना इस पर कितना अनिवार्य होगा और किसी व्यक्ति से हमें अभी भी दूरी बनाकर रखना होगा या वैसा, और ठंडा पानी या मुझे साथ ले जाना होगा या जैसे कि ऐसे। और दूसरा सवाल ये है कि यदि शरीर में 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर एक बार हल्का फुल्का फीवर आया तो इसका क्या लक्षण है? जी डॉक्टर साहब, इनका पहला सवाल मास्क को लेकर है। अभी भी देखा जा रहा है कि कुछ व्यक्ति तो मास्क बिल्कुल नहीं पहनते हैं, कुछ पहनते हैं, और कुछ व्यक्ति अभी ऐसे हैं जो अभी भी डबल मास्किंग कर रखे हैं। ये क्या अभी भी उतना जरूरी है डबल मास्किंग? देखिए, मास्क के बारे में हम बात करते हैं, कहाँ आवश्यक है, कहाँ कितना कम आवश्यक है। निश्चित रूप से निर्भर करता है कि किस लेवल का संक्रमण हमारे समाज में इस समय है। निश्चित रूप से संक्रमण कोरोना का काफी कम हो गया है। और जो खुली जगह है, जैसे हम घर से बाहर निकल जाते हैं या ऐसे बस में यात्रा कर रहे हैं तो खिड़कियां खुली हुई है, नॉन एसी बस है, उसमें यात्रा कर रहे हैं, तो उन सब में इस तरह की बीमारी होने का खतरा कम होता है। लेकिन जो क्लोज स्पेसेस हैं, जैसे एयर कंडीशन बस है या एयर कंडीशन या क्लास में हम बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे की क्लासें होते हैं कोचिंग में या स्कूल में, और डिस्टेंसिंग इतने संभव हो नहीं पाती है। अगर एयर कंडीशन में तो वही एयर बार बार सर्कुलेट करती है, तो अभी भी उन जगहों पर मास्क को लगाया जाना चाहिए। सिंपल सर्जिकल मास्क ही काफी है या N95 मास्क काफी है। 2 मास्क लगाने की आवश्यकता अब कम से कम नहीं है। और जहां तक ओमिक्रॉन वायरस था, दूसरे वायरस से ये काफी कम हो गए हैं। तो प्रति व्यक्ति अगर हम इसको देखें कि रिस्क कितनी है या प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये संभावनाएं काफी कम है। लेकिन फिर भी मास्क लगाने से इसके ना होने की संभावनाएं और भी कम हो जाती हैं, ये हमें देखना चाहिए। इन्होंने पूछा था कि पानी की बोतल ले जाना है। निश्चित रूप से पानी तो बार बार हमें पीना ही चाहिए, क्योंकि गर्मियों में हमारे शरीर का पानी बहुत ज्यादा निकल जाता है गर्मी की वजह से, तापमान की वजह से, तो हमें उसको रिप्लेस करना है। प्यास जब भी लगती है पानी अवश्य पिए, बहुत ज्यादा ना पिए, और कुछ शिकंजी वगैरह बना के भी पी जा सकती है, जिससे जो हमारे शरीर में पसीने की वजह से जो सॉल्ट निकल जाते हैं वो उनको हम रिप्लेस कर सकें और हमारा शरीर ठीक से चलता रहे। पानी तो ज्यादा हमें पीना ही चाहिए गर्मी के दिनों में, विशेष तौर पर जब घर से बाहर निकलते हैं उस समय अधिक पीना चाहिए। जी
दूसरा प्रश्न उन्होंने बुखार के बारे में पूछा, बुखार के क्या लक्षण होते हैं। बुखार के लक्षण तो बुखार ही होता है। हम शरीर जब गर्म लगता है तो हमें हमेशा नाप के देखना चाहिए थर्मामीटर से कि कितना हमारा बुखार आ रहा है। गर्मी के दिनों में अगर हम 2-3 घंटे 4 घंटे बाहर रहेंगे तो शरीर थोड़ा सा गर्म हो जाता है, लेकिन वो गर्मी जो होती है शरीर उसको नियंत्रित कर लेता है और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बुखार आमतौर पर गर्मी की वजह से नहीं होता, अगर कोई बीमारी नहीं हो रही है तो। कभी कभी हम कहते हैं कि लू लग गई है, उसमें क्या होता है, अधिक गर्मी से अगर हम एक्सपोज हो जाएं तो हमारे दिमाग में एक थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है जो हमारे पूरे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर वो कंट्रोल सेंटर बिल्कुल ठीक है तो हमारा टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ता, बुखार नहीं होता है। लेकिन अधिक गर्मी में एक्सपोज होने से कई बार वो जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, इसकी वजह से बहुत तेज बुखार होने लगता है। आमतौर पर वो बुखार 103, 104, 105 ऐसे हो जाता है। तो उस समय अगर बुखार ज्यादा हो रहा है तो हमें जरूर चिकित्सक के पास जाके अस्पताल में जाके अपने आप को दिखाना चाहिए। 100 डिग्री या उससे कम अगर हमारा टेम्परेचर रहता है तो उस समय ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर 100 से ज्यादा जब भी बुखार होता है, चाहे अभी हो बाद में हो, वो कोरोना की वजह से है या गर्मी से है या किसी और वजह से है, ऐसे बुखार का जरूर निराकरण हमें करना चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए, उसका हमें उपचार भी करना चाहिए। 100 से कम में थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। अगर बुखार के अलावा और कोई दिक्कत नहीं है तो 100 से ऊपर बुखार है अवश्य डॉक्टर के पास जाए। जी, हम अपने सुनने वालों को बता दें कि इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हरीश। ये एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, इसलिए आप बाल समस्याओं से, शिशुओं की समस्याओं के संबंधित सवाल भी उनसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आपको फोन करना है 23421764 पर। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। आसाम का रुख करते हैं, वहां से आमिया जी हमसे जुड़ चुकी हैं अपने सवाल के साथ। आमिया जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो, शायद आमिया जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब जब दोबारा इनका कॉल आएगा हम इससे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बच्चे अक्सर अब स्कूल जाना शुरू हो गए, हालांकि अभी छुट्टियां पड़े हुई हैं। बच्चे लगातार 8 घंटे मास्क लगा रखे हैं, क्या इससे कुछ और भी परेशानियां आ सकती हैं उनको, या उनको कब कब मास्क लगा देना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए? देखिए, आमतौर पर कहा गया है कि 5 वर्ष से छोटे बच्चों को तो मास्क लगाना की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनको कोरोना नहीं हो सकता, उनको भी कोरोना हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जाने से उनको बचना चाहिए। जी, अगर बस में भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा खुली हुई बस हो, एसी बस ना हो, जिससे कि उसमें एयर सर्कुलेशन बार बार से होता रहे। उनके संपर्क में ऐसा कोई व्यक्ति न आए जिस पर कोरोना की बीमारी होने का संदेह भी है। ऐसे ही सावधानी स्कूल के अंदर भी बरतना चाहिए कि एयर सर्कुलेशन होता रहे। एसी कमरों में बैठने से बचना चाहिए अगर बच्चे मास्क नहीं लगा रहे हैं तो, जी, है ना। और अगर एसी बस है, एसी में ही कमरा है, वही एयर बार बार सर्कुलेट हो रही है, उस समय मास्क की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर जब रेसेस होती है, बीच में ब्रेक बच्चों का होता है, तो उस समय जरूर वो क्लास से बाहर निकलें, फील्ड में जाएं, मैदान में जाएं या ओपन स्पेस में कम से कम जाएं। ओपन स्पेस से मेरा मतलब ये नहीं कि केवल धूप में रहें, धूप में रहना भी मुश्किल है, लेकिन वह हवा आ रही हो, कवर्ड हो, पूरी तरीके से बंद ना हो जैसे कि एसी के कमरे होते हैं, है ना, तो उनमें जरूर रहें। उस समय थोड़ा मास्क को हटा भी सकते हैं, क्योंकि लगातार 5, 6, 8 घंटे तक मास्क लगाना भी अपने आप में एक मुश्किल होता है। सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत उससे जरूर होती है, लेकिन जिस तरह के मास्क अस्पताल के बाहर उपयोग में लाए जाते हैं, वो कपड़े के मास्क हैं या सर्जिकल मास्क जिससे बोलते हैं वो वाले हैं, उनसे ज्यादा समस्याएं होती नहीं है। लेकिन जो अगर N95 मास्क लगाएं तो उसको लगातार पहनने में काफी दिक्कत होती है। जी, इस बीच हमारे श्रोता दिल्ली से जुड़ चुके हैं हरिओम जी, आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। हरिओम जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते हरिओम जी। सर मेरा प्रश्न, हालांकि ये कोरोना जागरूकता सीरीज चल रही है, लेकिन मेरा प्रश्न सर बाल शिशु रोग के रिगार्डिंग है सर। जी कहिए सर। एक्चुअली सर मेरे लड़के की उम्र 13 साल करीबन है, उसको जनवरी में ये जो दौरा वगैरह आ जाता है सर, ये आ गया था एक बार। और सर वो एक बार हम उसको तो रात में आया था तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए थे, उन्होंने इलाज चलाया था थोड़े दिन, तो उसके बाद हम RML में लेके आए थे सर। उन्होंने वो एक ही
दवाई बोलते हैं लीवोसिट्राजिन, वही दिया है सर बस। और उनको जो MRI वगैरह कराया था, उनके सिर में राइट साइड में कोई कैल्कुलस, कोई गांठ वगैरह बता रहे हैं सर। वो गांठ कम हो सकती है या उसमें वो दवाई से ऐसी ही रहेगी या उसका क्या प्रभाव रहेगा सर? डॉक्टर हरीश, देखिए, जो गांठ की आप बात कर रहे हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। 2-3 सामान्य कारण होते हैं कि टीबी की बीमारी होना, एक बीमारी होती है न्यूरोसिस्टिक होना, लेकिन आपने कहा शायद कैंसरस गांठ है या कैंसर की गांठ बताई जा रही है, ट्यूमर बताया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर समस्या है। इसको लेके आप घर में बिल्कुल नहीं बैठ सकते। तो न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर हैं, उनके पास तुरंत आपको जाना चाहिए। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ये न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर उपलब्ध होते हैं। उसका इलाज वहाँ बिल्कुल संभव है। तो घर में ना बैठे, जो दवा लिखी है वो देते रहें, लेकिन न्यूरो सर्जरी के डॉक्टर हैं, जो ब्रेन के डॉक्टर इलाज कर ऑपरेशन करते हैं, उनसे शीघ्र अतिशीघ्र मिले। वही बताएंगे कि इसका क्या आगे इलाज होगा, ऑपरेशन संभव है या ऑपरेशन संभव नहीं है या कुछ और इलाज की आवश्यकता है। घर ना बैठे, कल ही बच्चों को वहां लेकर जाए। डॉक्टर हरीश, मौसम बदल रहा है। फिलहाल दिल्ली में 1 आध दिन से अभी मौसम ठीक है, लेकिन उससे पहले लू बहुत चल रही थी। ऐसे में बच्चों को अगर लू लग जाती है तो क्या लक्षण है, कैसे पता चलेगा कि उनको बच्चों को लू लगी हुई? इस पे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न पहले ले लेते हैं। झारखंड से दिवाकर पाठक हमसे जुड़ चुके हैं, पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। दिवाकर जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार दिवाकर जी, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडागिरी ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। जी कहिए। आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ साथ अपने विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जी नमस्कार। कोविड या दुनिया की किसी भी बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, विशेषज्ञों की विशेषज्ञता का कड़ाई से अनुसरण करना। जी आपका प्रश्न क्या है? चौथी लहर के आने की कितनी संभावना है? जी डॉक्टर साहब, चौथी लहर की संभावना। देखिए, इसके बारे में निश्चिंतता से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वायरस है, अपने आप को बदलता रहता है। ऐसे दूसरे अन्य वायरस भी हैं, वो भी बदलते रहते हैं। इस वायरस में ये परिवर्तन बहुत अधिक देखा गया है। जब तक सारे विशेषज्ञ दुनिया भर के मिलकर ये नहीं कहते हैं कि ये पैंडेमिक खत्म हो गया है, तब तक किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अभी निकट भविष्य में चौथी वेव आने की कोई संभावना नहीं है, हम ये कह सकते हैं। डॉक्टर हरीश, हम लू की बात कर रहे थे। बच्चों में अगर लू लग जाती है तो क्या लक्षण है और तुरंत क्या उपचार करना चाहिए? देखिए, मैं पहले भी चर्चा करने की बताने का प्रयास कर रहा था कि हमारे दिमाग में एक थर्मोस्टेट होता है। जैसे हम एसी का थर्मोस्टेट होता है ना, तो टेम्परेचर कम ज्यादा हमने अपने रिमोट से कर सकते हैं। तो हमारी प्रकृति ने, नेचर ने सेट किया हुआ है 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 37 से कम तक का ये नॉर्मल टेम्परेचर है। उसको हम कहते हैं कि 98 से 99.5 तक नॉर्मल टेम्परेचर इसको हम मान सकते हैं। तो वो उतना रहता है। अधिक गर्मी की वजह से क्या होता है कि ये थर्मोस्टेट अधिक सेट हो जाता है। मान लीजिए सेट हो गया कि 102 टेम्परेचर पर सेट हो गया, ठीक है, तो बॉडी के टेम्परेचर को ये बढ़ा देता है। ये बुखार है, ठीक है, और ये ऐसे ही बिना उपचार के घर में ठीक नहीं होगा। तो सामान्य श्रोताओं के लिए यही जानना आवश्यक है कि अगर बुखार हो रहा है, 100 से अधिक बुखार है या 37.5 से ज्यादा बुखार अगर हो रहा है किसी को, तो डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। और अगर नहीं जा पा रहे हैं तो ठंडे पानी से मेरा मतलब है गर्म ना हो लेकिन बर्फ का पानी भी ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो पानी होता है उससे पूरे शरीर को गीला करें। ठीक है, केवल माथे पे पट्टियां रखने से काम नहीं चलेगा। कपड़े उतारे, जितने भी कपड़े उतारे जा सकते हैं, और पूरे शरीर को पानी से गीला करें। पानी सूख जाता है फिर गीला करें। कम से कम आधा घंटे तक ऐसा करते रहें। हल्का पंखा भी चला सकते हैं। इस बात से ना डरें कि पंखा चला दिया, गीला कर दिया तो निमोनिया हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होता। नहाने से निमोनिया थोड़ी होता है, ये नहाने जैसा ही है। नहाएंगे, नहला भी सकते हैं उसको, तो उससे भी पूरा शरीर गीला होता है। शरीर से जब पानी उड़ता है तो उस हीट को लेकर निकलता है, तो धीरे धीरे इससे आराम पड़ेगा। और जो पैरासीटामोल की दवाई है उसकी उचित मात्रा में वो दवाई लें अपने बच्चे के वजन के अनुसार, या अडल्ट है तो उनके अनुसार, और जल्दी से जल्दी अस्पताल तक जाने का प्रयास करें। जब तक नहीं जा पा रहे हैं ये उपाय करें, और होश में है, सब कुछ ठीक है, तो पानी भी पिलाते रहें, थोड़ा शिकंजी भी पिलाते रहें,
शिकंजी से मेरा मतलब है पानी में थोड़ा सा चीनी, नमक, नींबू डाल के पिलाएं, उन सब से भी मदद मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा मदद मिलेगी बुखार की दवाई खाने से और ठंडे पानी से पूरे शरीर को बार बार गीला करने से 15-20 मिनट, आधा घंटे तक करें, इससे बहुत आराम मिलेगा। और जल्दी ही डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू लगना, उसका इलाज हम घर में नहीं कर सकते, ये खतरनाक बीमारी होती है, अधिक गंभीर भी हो सकती है और बुखार के और भी कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि गर्मियों में बुखार केवल लू की वजह से आएगा, बुखार के और कारण है, उनकी वजह से भी तो आ सकता है। उसके बारे में घर में जानना बेहद मुश्किल होता है। एक प्रशिक्षित चिकित्सक ही इसके बारे में जान सकता है बुखार का कारण लू लगने की वजह से है या किसी अन्य वजह से है। उसके अनुसार उन सबके इलाज में, उपचार में विभिन्नता आ जाती है। अलग अलग बीमारी का अलग अलग तरीके से इलाज करना होता है। जी, गाजियाबाद से सुभाष जी हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। सुभाष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मुझे ये पूछना था, पहले जो कोविड हुआ था, हमारे फादर को कोविड हुआ, उसके बाद ही हमें पता लगा कि उन्हें डायबिटीज भी है। क्या ये डायबिटीज कभी भविष्य में क्यूरेबल, मतलब ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती है? अगर कोरोना का डायबिटीज का फर्क था या नहीं था? जी, ये बहुत से लोगों को कोरोना की बीमारी होने की वजह से और बहुत से लोगों ने स्टेरॉइड भी खाए हैं, वो जो आवश्यक थे नहीं थे, ये एक अलग कहानी है। लेकिन जो कोरोना के लिए दवाइयां खाई गई हैं, उनसे भी जो ब्लड शुगर का लेवल है बढ़ा है। कई बार ये भी होता है कि हमें कुछ भी नहीं होता, कुछ उसके सिम्टम नहीं आते हैं डायबिटीज के, लेकिन टेस्ट कराए तो आ जाते हैं। तो कुछ लोगों को कोरोना हुआ, अस्पताल गए, उनका टेस्ट हुआ, तब मालूम पड़ गया। तो फिर ये कहना कि कोरोना की वजह से डायबिटीज हो गई है, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोरोना की वजह से जो हमने अपने ऊपर ध्यान दिया, हमारे टेस्ट हुए, उससे बीमारी का पता चला, ये बिल्कुल संभव है, एक बात। दूसरी बात, जो स्टेरॉइड वगैरह ने, उसकी वजह से भी लोगों के ब्लड शुगर काफी बढ़े और वो उसके स्टेरॉइड बंद करने के बाद से वो कम हो गए। अब हमें देखना ये होगा कि ब्लड शुगर अधिक था या डायबिटीज थी। डायबिटीज के लिए ब्लड शुगर अधिक होना तो आवश्यक है ही। एक और टेस्ट हम करते हैं जिसे हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा है तब हम कहते हैं कि हाँ डायबिटीज भी है, और उसका बाद में हम निरंतर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। और अगर ब्लड शुगर कंट्रोल में आ गया है अब, और अगर HbA1c जिसे हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं वो भी काफी कम हो गई है, तो धीरे धीरे दवाइयां डायबिटीज की कम की जा सकती हैं। बड़े सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज है और अपना लाइफ स्टाइल चेंजेस से वो बिना दवाई के भी अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, परहेज रखते हैं, उससे भी कंट्रोल करते हैं। देखिए, किसी भी बीमारी का हम क्योर का मतलब क्या होता है? क्योर का मतलब होता है कि उस बीमारी की वजह से तो दुष्प्रभाव है हमारे ऊपर ना पड़े, उसी को क्योर के बराबर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज अगर एक बार हो गई, तो किसी डॉक्टर ने डायग्नोज किया है कि डायबिटीज है, देखिए वो तो जिंदगी भर रहती है, लेकिन उसके दुष्प्रभावों को हम उपचार से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और कुछ दवाइयों की सहायता से बिल्कुल क्लोज टू जीरो, बिल्कुल लगभग खत्म कर सकते हैं और हम एक बहुत ही सामान्य जीवन जी सकते हैं। और आपको ये जानकर खुशी होना चाहिए कि जितने भी लोग डायबिटिक हैं उनमें से अधिकांश या हम कहें 90-95% से भी ज्यादा लोग एकदम सामान्य जीवन जीते हैं। हाँ, हमें अपने चिकित्सक की सलाहों को मानना चाहिए, खान पान में परहेज रखना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और जो दवाइयां हमें दी गई हैं उनका भी नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। और जो डॉक्टर ने कहा है ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग और बाकी सारे टेस्ट हैं और सारी जांचें हैं, उनको हमें लगातार कराते रहना चाहिए। तो डायबिटीज की वजह से उसके जो दुष्प्रभाव है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे हम बहुत हद तक बच सकते हैं। जी, असम से अमिया जी हमारे साथ फोन लाइन पे अब दोबारा जुड़ चुकी हैं। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। अमिया जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। और सवाल पूछने से पहले मैं आकाशवाणी की पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है और काफी लाभदायक है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। जी शुक्रिया। मेरा सवाल है कि जो बच्चों का जो मांस बीमार है ना, उसका क्या मुख्य क्या कारण है होने का, और कोविड के जो बुखार होते हैं
और मांस के जो बुखार, इसका क्या फर्क होती है, ये मेरा सवाल है, जानना चाहूंगी। जी डॉक्टर साहब, इनके सवाल दोहराएंगे आप एक बार? डॉक्टर साहब शायद लाइन कट गई है। ये बच्चों के बुखार में जो नॉर्मल तो बुखार आता है और कोविड का बुखार है, उसमें अंतर जानना चाहती हैं। उसका अंतर तो हम कोविड की जांच करते हैं, वो नेगेटिव आती है तभी मालूम पड़ता है कि ये कोविड की वजह से नहीं है। जी उसके अंतर को घर में या बच्चे को किसी को देख के कह पाना बेहद मुश्किल होता है, इसीलिए हम जांच करते हैं। उस जांच से मालूम पड़ता है कोविड का बुखार है कि नहीं है। जब बहुत ज्यादा कोविड फैल रहा था तो उस समय हम मान के चलते थे जो भी बुखार हो रहा है वो कोविड की वजह से हो रहा है। लेकिन अब कोविड काफी कम हो गया है तो हम बुखार के साथ देखते हैं कि और अन्य क्या लक्षण हैं, किन परिस्थितियों में बुखार हुआ है, तो जो भी डॉक्टर हैं वो उनके काफी जानकारी हो जाती है कि कोविड की वजह से है या कोविड की वजह से नहीं है। हाँ, सब में उत्सुकता होती है जानने की पेरेंट्स में कि ये कोविड की वजह से तो नहीं हो रहा बुखार। उत्सुकता बिल्कुल सही है, आपकी चिंता बिल्कुल सही है। इसके लिए बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत जरूरी है। जी, हम सबको इस बात की शिक्षा नहीं दे सकते और ना ही आवश्यक है कि घर में हर व्यक्ति जाने कि ये कोविड की वजह से है या कोविड की वजह से नहीं है। कारण कोई भी हो, अगर बुखार है, बीमारी है, तो उसका इलाज तो करना होगा ना, उसका ट्रीटमेंट तो करना ही है। ट्रीटमेंट हम बच्चों का तो घर में, किसी का भी घर में नहीं करना चाहिए। अस्पताल में जाना ही है, डॉक्टर के पास जाना ही है। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कोविड की वजह से है कि नहीं है। डॉक्टर के पास जाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है, वो पता करेंगे कोविड की वजह से है कि नहीं है। कार्यक्रम में हम अपने अंतिम श्रोता जो है उनका सवाल लेते हैं बहुत संक्षेप में। बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी। रिंकी जी, स्वागत है आपका। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। और आपके साथ एक्सपर्ट सर है, उन्हें मेरा बहुत बहुत नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते मैडम। जी जी बिल्कुल सर, जैसे कि मैं सुन रही थी और नवीन सर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, इसके लिए तो आपको और डॉक्टर सर को जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, प्लस हम लोगों के लिए तो वैक्सीन आ गया, जैसे जो 14 से 15 तक है इस एज के हैं उनके लिए तो है, प्लस जो 7 महीने के या फिर जिनका अभी जन्म हुआ है उनका वैक्सीन अभी नहीं आया है, इसका क्या कारण है? धन्यवाद सर। जी डॉक्टर साहब, बहुत संक्षेप में। देखिए, अगर हम वैक्सीनेशन जो कोविड की वजह से हुआ है उसका थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री है पिछले 1.5 साल की, उसको देखें तो हाई रिस्क पॉपुलेशन से शुरू करके लो रिस्क पॉपुलेशन की तरफ आए हैं। तो जो बच्चों में जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें अभी भी कोरोना होने की संभावना काफी कम है, और कोरोना अगर हो भी जाए तो उनके अंदर उसके जो गंभीर दुष्प्रभाव हैं उनसे होने की संभावना और भी कम है। तो जो 6 महीने 7 महीने के बच्चे हैं इनके बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उनकी माँ को उनकी प्रेगनेंसी के दौरान कोरोना हुआ है या उससे एक्सपोज हुए हैं तो बच्चों में भी वो प्रोटेक्शन काफी कुछ चलता रहता है। तो अभी तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि 12 वर्ष से छोटे बच्चों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। हाँ, कुछ ट्रायल्स हैं, वैक्सीन लाइसेंस मिले हैं, छोटे बच्चों को हम दे सकते हैं, लेकिन जो हमारी राष्ट्रीय नीति है कोरोना की वैक्सीनेशन के बारे में उसको हमें पालन करना ही करना है। और 12 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए अभी यह नीति में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। भविष्य में होगा, हो सकता है जब और अधिक वैक्सीन की उपलब्धता हो जाए और हमें बच्चों के लिए वैक्सीन मिलने लगे तब छोटे बच्चों को भी लगना शुरू हो जाए। लेकिन कोई भी वैक्सीन 2 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए अभी तक बनी नहीं है। जी, 2 वर्ष से छोटे बच्चों को तो मिलेगी नहीं, ये निश्चित है। डॉक्टर हरीश, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं की जिज्ञासा उनके प्रश्नों का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, आज के इस अंक में बस इतना ही। कल एक बार फिर कुछ नए स्वास्थ्य विशेषज्ञ के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दें मुझे यानी नवीन को। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमिडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।